गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर। आप लोगों को द्रोणाचार्य एकेडमी बिहार शरीफ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक नॉन फाइनाइट का जो बचा हुआ था उसको आज क्लियर करूंगा। और ये टॉपिक हमारा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, पार्टिसिपल। ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें स्टूडेंट्स लोग फाउंडेशन के टाइम में पढ़ तो लेते हैं इसको, लेकिन इसमें हमेशा उनको कन्फ्यूजन बना रहता है। तो मेरा प्रयास है कि उनका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए, और उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। तो देखिए बच्चों, अभी तक नॉन फाइनाइट में मैंने आप लोग को क्या क्या पढ़ा दिया है। पहला मैंने आप लोग को पढ़ाया था इन्फिनिटिव, ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको जेरंड। अगला वीडियो हमारा ये है पार्टिसिपल का। अब देखिए बच्चों, पार्टिसिपल ख़त्म होने के बाद आप ये समझ लो कि आपका नॉन फाइनाइट जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF उपलब्ध करवा दूंगा। वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके इससे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम आगे का सेशन पढ़ाते हैं। अब तो आज का सेशन हमारा है बच्चों पार्टिसिपल का। पहले देखो कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो जैसे मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव हो गया, जेरंड हो गया, ये सारे जो हैं ये वर्ब के ही एक फॉर्म होते हैं, है ना। तो आपको मैंने बताया था क्या कि जेरंड में बताया था कि ये एक प्रकार का वर्बल नाउन माना जाता है, ठीक है। जेरंड जो है एक वर्बल नाउन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर समझना है क्या, क्यों माना जाता था नाउन? क्योंकि वह नाउन की तरह काम करता था, और वो था एक क्या, वर्ब का ही रूप, इसलिए इसको कहते थे वर्बल नाउन। लेकिन पार्टिसिपल क्या है कि पार्टिसिपल भी एक प्रकार का वर्ब ही होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन वर्ब का ही एक फॉर्म है, लेकिन यह काम करता है किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। पार्टिसिपल एक प्रकार का वर्ब ही है, लेकिन जो काम करता है एडजेक्टिव रूप में, इसलिए इसको इंक्लूड करके बोला जाता है कि पार्टिसिपल जो है एक प्रकार का वर्बल एडजेक्टिव होता है ना। पहले मैंने क्या बताया, वर्बल नाउन होता है जेरंड, और ये भी बता रहा हूँ मैं पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव होता है। क्लियर? उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, देख सकते हो कि कोई भी पार्टिसिपल वर्ब का ही एक फॉर्म माना जाता है, जो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। यही कारण है कि पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। जैसे यहीं पर देखिए एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, बर्निंग हाउस। तो बर्निंग हाउस मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ देखना है क्या, बर्निंग हाउस क्या होता है। तो हाउस यहाँ पर हमारा क्या है, नाउन, और बर्निंग ये बना है हमारा बर्न से, और इसमें लग गया है ING, ठीक है। तो बर्निंग हाउस मतलब क्या, इस नाउन की विशेषता बतला रहा है, और नाउन की विशेषता बतलाने वाले को हम क्या कहते हैं, नो डाउट एडजेक्टिव कहते हैं, यानी ये हमारा वर्बल एडजेक्टिव है, ठीक है। उसी प्रकार से टॉर्न शर्ट, तो टीयर का भीतरी फॉर्म टॉर्न होता है बच्चों। शर्ट हमारा नाउन है, कैसा शर्ट, फटा हुआ शर्ट, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्राइंग चाइल्ड, क्राइंग बेबी, यहाँ बेबी क्या है बच्चों, बच्चा नाउन है एक तरह का, और इस नाउन की विशेषता बतला रहा है कैसा बच्चा, ये रोता हुआ बच्चा, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, इसको हम कह सकते हैं वर्बल एडजेक्टिव। उसी प्रकार से ब्रोकन चेयर, टूटा हुआ कुर्सी, ठीक है। अब देखिए पार्टिसिपल को देखा जाए बच्चों, तो पार्टिसिपल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है।
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड में है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड में है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों में डिफरेंस क्या है देखिए बच्चों, तीनों हालांकि वर्ब भी होते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस ये है कि वर्ब प्लस आईएनजी जब रहे तो उसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, तो देखो ये इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है बच्चों, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसी में मैं आपको क्लियर करूँगा कि किसी से पूछा जाए कि पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब सब लोग कह देते हैं वर्ब के तीसरे रूप को कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा बच्चों कि वर्ब के तीसरे रूप को पार्टिसिपल कंप्लीट रूप से बोलना ये गलत होगा, ठीक है। इसके लिए क्या जानना है कि पार्टिसिपल होता है हमारा लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, हम तो जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये लास्ट फॉर्म कहाँ से आ गया, तो ये देखना है क्या कि लास्ट फॉर्म कहाँ से आया है। चलिए नॉर्मल सी बात है, आप बताइए हमको कि जैसे हम बोलते हैं गेट, अब गेट का बोलेंगे V2 बताओ तो बोलोगे गॉट, V3 बताओ तो ये भी बोलोगे गॉट। लेकिन क्या आपने गॉटन का नाम सुना है, ये भी तो हमारा ये भी तो होता है हमारा, तो ये हमारा यही है क्या है लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा V3 था और ये हमारा क्या है लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी विशेष चर्चा मैं आगे करूंगा आप लोगों से, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल एक एग्जांपल मैंने दे दिया है समझने के लिए कि मैंने क्या बताया कि पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड में परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल ये होता है हमारा हैविंग प्लस V3। चलिए अब एक एक करके सारे को पढ़ लेते हैं। पहला लेते हैं हम अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी, यहाँ देखो बच्चों काम छूटा हुआ है, काम इनकम्प्लीट होता है, अर्थात यहाँ कोई काम जारी रहता है। देखना है मैंने क्या बताया, यहाँ पर लिखा है कि वर्ब हम जानते हैं कि वर्ब का जो चौथा रूप मतलब क्या वर्ब प्लस आईएनजी, तो जेरंड भी तो होता है वर्ब प्लस आईएनजी और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो होता है वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है ये समझना है कि जेरंड में क्या होता है ना कि कोई भी काम यहाँ पर जारी रहता है, सॉरी यहाँ पर समाप्त हो जाता है, मतलब कंप्लीट रहता है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई भी काम यहाँ जारी रहता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसका क्लियर कर देता हूँ, तब आगे बताता हूँ फिर। देखिए जैसे हम कहते हैं क्या बर्निंग हाउस, तो बर्निंग हाउस मतलब क्या, इसका हिंदी यदि निकाला जाए तो कैसा घर, जलता हुआ घर, ऐसा थोड़ी बोलेंगे जलने वाला घर। तो यहाँ पर जलता हुआ घर है तो ये जलता हुआ है, हमारा काम तो यहाँ जारी ना है, तो काम यहाँ जारी है तो ये हमारा हमेशा होगा क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन हम कहते हैं क्या ड्रिंकिंग वाटर। अब बताइए बच्चों ड्रिंकिंग वाटर मतलब क्या, इसको पीता हुआ पानी बोलेंगे हम, नहीं, हम बोलेंगे पीने वाला पानी। ये भी नाउन है, इसकी विशेषता ये बतला रहा है, ये भी नाउन है, इसकी विशेषता ये बतला रहा है। लेकिन यहाँ पीता हुआ पानी नहीं बोल सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्या पीने वाला पानी। तो यहाँ पर देखो ड्रिंकिंग है जो आईएनजी फॉर्म में है,
लेकिन यहाँ वर्क रुका हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है, जारी है। उसी प्रकार से मैं बोल सकता हूँ और क्राइंग चाइल्ड, क्राइंग बेबी कर दो, तो रोने वाला बच्चा बोलेंगे या रोता हुआ बच्चा, इसको हम बोलेंगे क्या, रोता हुआ बच्चा। तो यहाँ पर क्राइंग का मतलब क्या निकल रहा है, काम यहाँ कंटिन्यूअस फॉर्म में है, जारी है, यानी ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यदि हम कहते हैं स्लाइडिंग डोर, तो स्लाइडिंग डोर यदि बोला जाए तो डोर हमारा नाउन है, तो क्या स्लाइड हो रहा हुआ डोर, नहीं, स्लाइड होने वाला डोर। तो ये हमारा वर्क तो यहाँ रुका हुआ है, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट जेरेंड है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि वर्ब प्लस ing का यूज़ एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, यहीं पर देखो कि वर्ब प्लस ing एडजेक्टिव का काम कर रहा है, चूँकि नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है। उसी प्रकार से बेबी नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है। ठीक है, तो वर्ब प्लस ing का यूज़ एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसमें कोई भी काम इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट मतलब जारी रहता है, जैसे क्राइंग चाइल्ड, क्राइंग बेबी, तो बच्चा रो के चुप नहीं हो गया, रो रहा है अभी भी। बर्निंग हाउस, तो बर्निंग हाउस में क्या है कि हाउस जल रहा है, ये नहीं कि जलना समाप्त हो गया है, तो काम जारी है। इसमें यह काम जो है कंप्लीट नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई भी काम जारी रहता है, इसको जारी बोल सकते हैं। चलिए, तभी दोनों के बीच मैंने क्लियर डिफरेंस जो है मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसको हम चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं रूल पे। इसका रूल नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ एक एडजेक्टिव के रूप में होता है। मैंने क्या बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है। अब एडजेक्टिव के रूप में होता है तो आप जानते हैं बच्चों कि एडजेक्टिव का काम क्या है कि किसी नाउन के बाद किसी नाउन के पहले मौजूद होकर उस नाउन की विशेषता को बतलाना है ना। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, यस्टरडे आई सॉ अ बर्निंग हाउस। देखो बच्चों, हाउस हमारा नाउन है, बर्निंग हमारा एडजेक्टिव है। कैसा घर, जलता हुआ घर। कल मैंने एक जलता हुआ घर देखा, यानी यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है। इट इज़ बोरिंग गेम, तो यहाँ देखिए बच्चों कि इट इज़ बोरिंग गेम में यहाँ गेम हमारा क्या है, नाउन, अब बोरिंग हमारा क्या है, एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात ना, यानी कैसा गेम है, ये बोरिंग गेम है, तो इस नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड में देखना है बच्चों, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। ये तो सब लोग जानते हैं, कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या, काम जारी रहे, कंटिन्यूअस फॉर्म में रहे, इसमें कुछ कमेंट करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। जैसे एग्जांपल भी मैंने दिया है, ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। शी वॉज डूइंग हर जॉब, वह अपना काम कर रही है। दे विल बी डांसिंग एट दिस मोमेंट, वे लोग इस समय डांस कर रहे हैं, करेंगे, तो इसमें कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, रूल नंबर 3, पास्ट की। देखो ये रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, ये दोनों है जो बच्चों बहुत ही VVI है, इससे क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। लेकिन रूल नंबर 4 जो है ये हमारा मोस्ट VVI माना जाएगा, इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। पास्ट की ऐसी कोई दो घटनाएं जो एक साथ जारी हों उन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। मैंने क्या कहा, पास्ट का ऐसा कोई दो घटना, एक घटना चल रहा है उसी के साथ दूसरा घटना भी चल रहा है, मतलब कि दोनों एक साथ जारी है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे नॉर्मल सी बात है, हम कहते हैं कि जब बादल गरज रहे थे तो बिजली चमक रही थी, जब वर्षा हो रही थी तो बादल गरज रहे थे। तो वर्षा होना और बादल का गरजना दोनों एक साथ है,
दोनों को क्वालिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया यहाँ पर, सिटिंग इन द क्लास आई वॉज रीडिंग ए बुक। तो देखो बच्चों की क्लास में बैठा हुआ है कोई आदमी, ठीक है, कोई आदमी क्या, यहाँ पर देखिए आई, मैंने सब्जेक्ट क्लियर कर दिया है। सिटिंग इन द क्लास आई वॉज रीडिंग ए बुक, क्लास में बैठ के मैं एक बुक पढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्लास में बैठा हुआ था उसी समय बुक पढ़ रहा था। ऐसा नहीं है कि पहले क्लास में बैठा उसके बाद बुक पढ़ा, नहीं, दोनों काम एक साथ जारी है। वहाँ पर क्लास में बैठ के आया, बाहर आया, फिर बुक पढ़ा, ऐसा नहीं है, दोनों काम एक साथ जारी है। तो दोनों के लिए देखिए यहाँ पर सीट का बिफोर फॉर्म सीटिंग, रीड का बिफोर फॉर्म रीडिंग। एक बात यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या है जो, चूँकि दो एक्शन यहाँ हो रहे हैं, दोनों एक्शन का सब्जेक्ट स्पष्ट होना चाहिए। यदि दोनों एक्शन का सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है तो इसका मतलब है, यदि दोनों एक्शन का सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है, इसका मतलब है कि वह पार्टिसिपल के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, उस सेंटेंस में कहीं कोई गलती है। जैसे यहीं पर देखो, सीटिंग इन द क्लास, क्लास में कौन बैठा था, आई ही बैठा था ना, और आई वॉज रीडिंग ए बुक, और बुक भी आई ही पढ़ रहा था, यानी हर हाल में दोनों एक्शन आई के द्वारा किया जा रहा है, यानी ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आते हैं, लिसनिंग म्यूज़िक ही वॉज डूइंग हीज होमवर्क, म्यूज़िक सुनने के दौरान वह अपना होमवर्क कर रहा था। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ही जो है दोनों एक्शन में काम कर रहा है, क्योंकि म्यूज़िक कौन सुन रहा था, ही, और अपना होमवर्क कौन कर रहा था, ही, हर हाल में दोनों काम कर रहा है वही चीज़। एक मिनट मैं साफ कर देता हूँ। देखो ये यहाँ पर ही है, जो लिसनिंग भी म्यूज़िक ही कर रहा है, और यहाँ पर अपना काम भी ही कर रहा है। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगला जो रूल है उसमें इससे प्रॉब्लम आता है बच्चों, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों एक्शन का सब्जेक्ट जो है स्पष्ट होना चाहिए, एक होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो वह सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि लिसनिंग म्यूज़िक, तो म्यूज़िक को लिसन कौन कर रहा था, ही, और अपना होमवर्क कौन कर रहा था, ही, हर हाल में ही काम कर रहा है। फर्स्ट में देखिएगा कि क्लास में कौन बैठा था, आई, और रीडिंग कौन कर रहा था, बुक, आई ही, दोनों ही कर रहा था, यानी हमारा ये दोनों सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब रूल नंबर 4, अब इस पॉइंट को देखिएगा, बहुत ही VVI है, इसको मोस्ट VVI हम कह सकते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बच्चों, और इससे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। क्या है, पिछला रूल में मैंने बताया कि पास्ट की ऐसी कोई दो घटनाएं जो एक साथ जारी हों, वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्या है कि पास्ट की ऐसी कोई दो घटनाएं जिनमें से एक घटना पहले से चल रहा हो, ठीक है, पहले से यहाँ पर समाप्त हो गया हो, और ये समाप्त होने के बाद तुरंत बाद एक दूसरा घटना भी हो जाए, ठीक है, तो एक समाप्त होने के तुरंत बाद एक दूसरा घटना भी हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर भी यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, पास्ट की कोई दो एक्शंस, ठीक है, जिसमें एक एक्शन के तुरंत बाद कोई दूसरा एक्शन हुआ हो, बट इन दोनों एक्शंस के बीच में कोई टाइम ड्यूरेशन ना हो, तो वहाँ भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, ये दो एक्शन हुए, पहला एक्शन हमारा ये हो गया और दूसरा एक्शन हमारा ये हो गया, लेकिन इन दोनों एक्शन के बीच में किसी प्रकार का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, एकदम तुरंत हुआ था, ठीक है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ध्यान देना है, दो पॉइंट। सबसे पहला, दोनों एक्शन का कर्ता स्पष्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट स्पष्ट होना चाहिए, नहीं होगा तो वहाँ स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखना क्या कि दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, एक एक्शन हुआ तुरंत दूसरा एक्शन हुआ, यदि थोड़ा सा भी टाइम ड्यूरेशन यहाँ हो गया तो समझो कि
वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं रहेगा, वो चला जाएगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है बच्चों। क्या मैंने कहा कि इन दोनों एक्शंस के बीच में, ठीक है, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ, लेकिन दोनों एक्शंस के बीच में किसी प्रकार का टाइम ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। यदि टाइम ड्यूरेशन हो जाता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं रहता है बच्चों, बल्कि चला जाता है वो किस में, परफेक्ट पार्टिसिपल में। क्लियर। अब दूसरी बात मैंने क्या बताया, दोनों का सब्जेक्ट स्पष्ट होना चाहिए। या तो एक ही सब्जेक्ट दोनों एक्शन में फॉलो हो, या नहीं होता है तो अलग अलग करता है तो अलग अलग उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल से अब क्लियर होगा। ओपनिंग द डोर, एक सेकेंड बच्चों, मेरा हाथ कीपैड पे अभी सटीक बैठा हुआ नहीं है। ओपनिंग द डोर द थीफ रन अवे। अब देखो यहाँ क्या है कि ओपनिंग द डोर द थीफ रन अवे, जैसे ही दरवाज़ा खोली गई चोर भाग गए। ऐसा तो नहीं ना कि आप दरवाज़ा खोलोगे और चोर आपको देखने का वेट करेगा और उसके बाद आपका चेहरा देखेगा तब भागेगा, ऐसा तो नहीं है। यानी ये दोनों एक्शन जो हैं यहाँ पर, ओपनिंग द डोर, ये दोनों एक्शन जो हैं, ये पहला एक्शन है और ये दूसरा एक्शन है। ठीक है, दोनों एक्शन जो हैं, इन दोनों एक्शन के बीच में किसी प्रकार का टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कि जैसी दरवाज़ा खुला तो वहाँ से चोर क्या हो गए, भाग गए। दोनों के बीच में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, यानी ये हमारा जो ओपनिंग है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकंड में आते हैं, ओपनिंग द आईज आई सा माई मदर। जैसी मैंने आँख खोले तो यहाँ पर क्या है, मैंने अपनी माँ को देखा। तो यहाँ पर देखो कि जैसी मैंने माँ को देखा, सॉरी जैसी मैंने आंखें खोला तो मैंने अपनी माँ को देखा। तो यहाँ पर देखो आंखें कौन खोल रहा है, आई, और माँ को किसने देखा, आई नहीं देखा। तो यहाँ देखना क्या है कि आई सा माई मदर, और यहाँ पर क्या है, ओपनिंग द आइज़। तो आँख खुली, माँ दिख गई, इन इसमें विषय में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था। और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दोनों हर हाल में क्या है, आई है, क्योंकि आँख खोल रहा है किसका, आई का, और माँ को किसने देखा, आई नहीं देखा। थर्ड में आते हैं, वॉकिंग एलोंग द रोड ए कार हिट हर। ठीक है, एलोंग ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है वर्ड बच्चों। एलोंग मतलब होता है कि किनारे किनारे। तो वॉकिंग एलोंग द रोड, रोड के किनारे टहलने के दौरान ए कार हिट हर, एक कार ने उसे क्या मारा, ठोकर मारा। तो यहाँ देखना है क्या कि वॉकिंग एलोंग द रोड ए कार हिट हर यहाँ दिया है मैंने। तो यहाँ फर्स्ट ये देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, कार। तो ये बताओ फर्स्ट एक्शन का ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि कार नहीं ना टहल रहा था, कोई आदमी टहल रहा होगा, कोई औरत टहल रही होगी, उसी को इस कार ने हिट किया। तो कौन टहल रहा था, तो देखो यहाँ अब आया हर। समझ में आ रही बात ना। यानी इससे स्पष्ट होता है कि कोई महिला टहल रही थी जिससे इस कार ने क्या किया, ठोकर मारा। ठीक है, जिसे इस कार ने ठोकर मारा। यानी यहाँ पर हमको इस फर्स्ट एक्शन का सब्जेक्ट स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक कार जो है यहाँ वॉकिंग नहीं कर रहा था, यहाँ पर वॉकिंग कर रही थी एक महिला। ठीक है, उस महिला का सब्जेक्ट यहाँ स्पष्ट हमको करना ज़रूरी है। तो इसी को मैंने दिखाया, देखिए कि वाइल शी वॉज वॉकिंग एलोंग द रोड, जब वह रोड पर टहल रही थी तो ए कार हिट हर, ये हमारा सही है। यानी ऊपर वाला हमारा क्या है, ये गलत है। क्लियर। 4 नंबर देखिए, ये बहुत ही VVI है, यही क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। देखिए, बीइंग अ रेनी डे, वर्षा दिन होने के कारण आई कुड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाज़ार नहीं जा सका। देखो यहाँ एक समझना है बात को कि कभी कभी क्या होता है ना, बीइंग के पहले इट का यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी बीइंग के पहले इट का यूज़ नहीं होता है। अब कब होता है कब नहीं होता है, तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि सब्जेक्ट को देखना है, दोनों एक्शन का सब्जेक्ट स्पष्ट होना चाहिए। यदि फर्स्ट एक्शन ये है हमारा, इसके बाद सेकंड एक्शन हुआ,
तो दोनों एक्शन का सब्जेक्ट यदि स्पष्ट हो, ठीक है, क्लियर हो, दोनों एक्शन का सब्जेक्ट यदि स्पष्ट हो, ठीक है, तो उस स्थिति में बीइंग के पहले इट का यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब दोनों एक्शन का सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो, क्लियर नहीं हो, तो उस समय बीइंग के पहले इट का यूज़ करना ज़रूरी है। फिर से कह रहा हूँ, इस बात को समझोगे कि बीइंग के पहले इट का यूज़ होता भी है और नहीं भी होता है। चूँकि दो एक्शंस यहाँ होते हैं और दोनों एक्शन का सब्जेक्ट यदि एक ही हो, समान हो, तो उस स्थिति में, यानी कि यही एक सब्जेक्ट है जो इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, तो उस स्थिति में बीइंग के पहले इट का यूज़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये सब्जेक्ट जो है इसमें काम कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में बीइंग के पहले इट का यूज़ देना ज़रूरी होता है। इसका एग्जाम्पल मैं अपना PDF में दे दूँगा बच्चों, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसे बनाइएगा आप लोग। चलिए देखिए, बीइंग अ रेनी डे, वर्षा दिन होने के कारण आई कुड नॉट गो टू मार्केट, में बाज़ार नहीं जा सका। अब यहाँ समझना है बच्चों क्या कि वर्षा दिन होने के कारण, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सेकंड एक्शन का हमारा आई, तो क्या वर्षा के दिन होने के कारण आई इसका सब्जेक्ट बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं बैठेगा। यहाँ पर आई कुड नॉट गो टू मार्केट, ये ठीक है। तो ये वर्षा होने के कारण, तो वर्षा होना तो एक प्रकार का नेचुरल इवेंट है। ये क्या है? नेचुरल इवेंट है, और कोई भी नेचुरल इवेंट का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? इट। इसलिए यहाँ पर इट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। उसी को सुधार के मैंने लिखा है, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू मार्केट। ये हमारा क्या है? सही। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, बीइंग अ टीचर आई विल टीच यू ऑल टॉपिक्स। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि सब्जेक्ट हमारा आई है, तो टीचर कौन है? आई ही न है। और पढ़ा कौन रहा है ऑल टॉपिक्स को? आई नहीं पढ़ा रहा है। यानी यहाँ पर ऑलरेडी आई है जो दोनों एक्शन का सब्जेक्ट बैठ सकता है, इसलिए यहाँ बीइंग के पहले इट का यूज़ नहीं करते हुए, यानी ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये देखो, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब पास्ट पार्टिसिपल में चलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, जब कोई वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करने लगे तो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। पहले ही मैंने बताया कि वर्ब जब नाउन की तरह काम करे तो उसे कहा जाता है वर्बल नाउन, और जबकि वर्ब जब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो तो उसे कहा जाता है वर्बल एडजेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ देखिए क्या है, मैंने दिया है कि जब कोई वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करने लगे तो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब है नोट में मैंने क्या दिया है, लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बराबर पास्ट पार्टिसिपल। तो इसी चीज़ को मैंने बोला था उस समय कि इसको अलग से बताऊंगा बढ़िया से, कि कोई भी यदि पूछे बच्चों, कभी भी पूछा जाए कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ना, ये हमारा V3 नहीं होता है। कंप्लीट रूप से V3 को हम नहीं बोल सकते हैं। ये होता है हमारा लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, देखो यहाँ दिया है नोट के नीचे मैंने, अर्थात किसी भी वर्ब का लास्ट फॉर्म पार्टिसिपल कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, अतः कभी भी हम V3 को पास्ट पार्टिसिपल नहीं कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है मैंने यहाँ। देखो जिसका एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, ड्रिंक। अब ड्रिंक का V2 देखो बच्चों होता है ड्रैंक, V3 होता है ड्रंक। व्हाट इज़ ड्रंकन, ये भी तो होता है, तो यही हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। देखो फिर दिया है मैंने सिंक। सिंक मतलब होता है डूबना। सिंक मतलब डूबना। जब कोई नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव चीज़ पानी में डूब जाता है तो सिंक का यूज़ करते हैं।
तो सिंक का V2 देखिए सैंक, V3 होता है संक, और देखिए पास्ट पार्टिसिपल होता है हमारा संकन। क्लियर। अब है हमारा कि ब्रेक, ब्रेक का देखो V2 लिखा है मैंने ब्रोक, V3 भी लिखा है ब्रोक, और पास्ट पार्टिसिपल होता है ब्रोकन, ब्रोकन V3 नहीं होता है। उसी प्रकार से गेट का V2 गॉट, V3 गॉट, और पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉटन। तो मेरे ख्याल से इन सारे एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर हो गए होंगे कि लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है। अब देखना है क्या, ग्रामर में बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनका लास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ग्रामर में बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनका लास्ट फॉर्म होता है, लेकिन ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं, ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका लास्ट फॉर्म नहीं होता है। अब देखो यहाँ समझना है कि लोग V3 को कभी कभी चलिए कि V3 को पास्ट पार्टिसिपल क्यों कह देते हैं, लास्ट फॉर्म को क्यों नहीं ध्यान में रखते हैं, ये भी ध्यान दोगे कि कहा जाता है क्या कि वैसे वर्ब जिनका लास्ट फॉर्म होता है, जिनका लास्ट फॉर्म होता है उनका पास्ट पार्टिसिपल जो है लास्ट फॉर्म ही होता है, लेकिन वैसे वर्ब जिनका लास्ट फॉर्म नहीं होता है उनका पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है किसको, V3 को। ये बात समझना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बच्चों। यदि इस बात को ध्यान में बैठा लोगे तो कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या कहा, वैसे वर्ब जिनका लास्ट फॉर्म होता है उनका पास्ट पार्टिसिपल हमारा होता है क्या, लास्ट फॉर्म ही। ठीक है, लेकिन वैसे वर्ब जिनका लास्ट फॉर्म नहीं होता है उनका पास्ट पार्टिसिपल होता है क्या, V3। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया है मैंने एग्जाम्पल में ड्रिंक, सिंक, ब्रेक, गेट, तो इनका लास्ट फॉर्म होता है ड्रंकन, संकन, ब्रोकन, गॉटन। ठीक है, तो इसका V3 कभी भी पास्ट पार्टिसिपल नहीं होगा, इसका जब भी होगा तो लास्ट फॉर्म ही होगा। अब जैसे मैंने दिया क्या, इट का V2 एट, V3 इटेन। अब ये जो है हमारा इसका लास्ट फॉर्म होता ही नहीं है इट का, तो ये हमारा V3 ही क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। उसी प्रकार से हम कहते हैं गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर देखो गो का लास्ट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए यहाँ गॉन ही हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर। तो वैसे वर्ब जिनका लास्ट फॉर्म होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, वैसे वर्ब जिनका लास्ट फॉर्म नहीं होता है उनका पास्ट पार्टिसिपल V3 होगा। क्लियर। चलिए वही चीज़ मैंने यहाँ नोट में लिखा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नोट में, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका लास्ट फॉर्म होता है, बट बहुत सारे ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनका लास्ट फॉर्म नहीं होता है। अर्थात वैसे वर्ब जिनका लास्ट फॉर्म होता है उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लास्ट फॉर्म होगा, बट वैसे वर्ब जिनका लास्ट फॉर्म नहीं होता है उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल V3 को ही माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ। अब देखिए रूल हमारा, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में होता है। एडजेक्टिव के रूप में कैसे मानेंगे हम, तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन की विशेषता को बतलाता है ना। तो नाउन के पहले होगा, उसकी विशेषता बता रहा हो तो एडजेक्टिव के रूप में होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, आई नीड ए रिटेन स्टेटमेंट, मुझे एक रिटेन लिखित स्टेटमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए बच्चों स्टेटमेंट यहाँ आया है, स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है, नाउन, और उसके पहले रिटेन आया है जो कि हमारा वर्ब का तीसरा रूप है, राइट रोड रिटेन।
तो यही हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर। सेकंड में है ही बाउट अ यूज्ड कार, उसने एक पुरानी कार, यूज़ की हुई कार खरीदी। तो देखो यहाँ कार जो है हमारा नाउन है और यहाँ पर यूज्ड जो है यूज़ का V3 है, यानी यहाँ V3 ही हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, यहाँ देखो बच्चों डेवलप्ड है, तो डेवलप्ड मतलब क्या होता है, विकसित, जो कि नाउन है। और ये कैसा कंट्री है, डेवलप्ड, विकसित कंट्री है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यही हमारा है पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर सेकंड, किसी भी प्रेजेंट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हो, ये तो बताने की ज़रूरत, परफेक्ट टेंस में सॉरी, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का V3 यूज़ करते हैं, तो वहाँ पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर सकते हैं। तो आई हैव टॉट यू जेरंड रूल्स, मैंने तुम्हें जेरंड के रूल्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है। ही हैड रिटन द लेटर, उसने लेटर लिख लिया था। शी विल हैव डन हर वर्क, उसने अपना काम कर ली होगी। तो यहाँ टीच का V3 टॉट, राइट का V3 रिटेन और डिड का V3 डू का V3 डन, यानी ये हमारे परफेक्ट में यूज़ होते हैं। रूल नंबर थर्ड, ठीक है, किसी भी काम को हम या खुद करते हैं या किसी दूसरे के माध्यम से करवाते हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट रूल है बच्चों। ठीक है, इसको VVI कर दो, देखो लिख दिया है मैंने यहाँ पर, मोस्ट VVI होगा ये। देखिए क्या है, किसी भी काम को हम या तो खुद करते हैं या किसी दूसरे के माध्यम से करवाते हैं। अर्थात यदि कोई काम हम किसी दूसरे के माध्यम से करवाते हैं तो गेट वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, और गेट के बाद आने वाला वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होता है। देखो बच्चों, किसी भी काम को या तो हम खुद कर सकते हैं, स्वयं ही कर सकते हैं, या तो हम किसी से करवा सकते हैं, है ना। यदि कोई काम हम किसी दूसरे के माध्यम से करवाते हैं तो वहाँ पर वर्ब के रूप में यूज़ होता है किसका, तो वहाँ पर वर्ब के रूप में यूज़ होता है किसका, गेट का। ठीक है। अब देखना है क्या कि इस गेट के बाद जो वर्ब आएगा, ठीक है, वो वर्बल एडजेक्टिव होगा, मतलब कि उसको हम कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कब, जब दूसरे के माध्यम से करवाएंगे तब। यहाँ क्या है कि आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड, यानी मैंने अपना क्लॉथ को वॉश करवा लिया है, तो किसी दूसरे से करवाया है ना। यहाँ गेट लगने का कारण है कि वह काम स्वयं नहीं कर रहा, दूसरे से करवा रहा है। आई गेट माई क्लॉथ वॉश्ड, तो यहाँ पर देखिए गेट के बाद जो वर्ब आया है ये वॉश्ड V3 के रूप में आया है, सेंटेंस हमारा सही है। दूसरा है V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। ही गॉट हिज मोबाइल रिचार्ज यस्टरडे, उसने कल अपना मोबाइल को रिचार्ज करवा लिया है, ये इसका हिंदी होगा। यानी यहाँ पर गॉट आया है, अब इसके साथ यहाँ पर वर्ब आया है रिचार्ज का V3 फॉर्म रिचार्ज, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है। शी इज़ गेटिंग हर कार रिपेयर्ड, उसने अपने कार को रिपेयर करवा लिया है। यहाँ पर देखो गेटिंग के बाद रिपेयर्ड आया है जो कि V3 है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसकी आई थिंक आप लोग को यहाँ तक पार्टिसिपल क्लियर हो गए होंगे बच्चों। अब आते हैं हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में। लास्ट टॉपिक हमारा है नॉन फाइनाइट का। जब पास्ट में किसी एक एक्शन के बाद कोई दूसरा एक्शन भी हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि मैंने आपको बताया था रूल नंबर 4 में। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल नंबर 4 में मैंने बताया था आपको, देख लेते हैं। देखो यहाँ मैंने आपको बताया था क्या कि यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि पास्ट की
देखिए बच्चों, यहाँ मैंने बताया था आपको रूल नंबर 4, देखिए आप, कि पास्ट की ऐसी कोई दो घटनाएं जिनमें से एक घटना पहले से समाप्त हो गया हो, इसके बाद कोई दूसरी घटना घट जाए, लेकिन इन दोनों घटना के बीच में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था, तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि पास्ट की ऐसी कोई दो घटनाएं जिनमें से एक घटना पहले से चल रहा हो और उसके बाद कोई दूसरी घटना घटी हो, लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन है, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये बहुत ही बारीकी चीज़ है और लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और इस बारीकी को जल्दी कोई ध्यान नहीं देते हैं इस बारीकी के ऊपर। तो बारीकियाँ के समझना है यहाँ पर कि दोनों एक्शन हो रही हैं, यहाँ पर भी दो एक्शन, यहाँ पर भी दो एक्शन, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इन दोनों एक्शन के बीच में यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रहता था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन है। जैसी मैंने आँख खोली, अपनी माँ को देखा, तो आँख खुली और माँ दिख गई, तो इसमें तो कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब मैं कहता हूँ कि आपने एक पत्र लिखा और उसे पोस्ट किया, तो क्या पत्र लिखे आप और पोस्ट हो गया? ऐसा तो नहीं है। यानी पत्र लिखोगे आप, उसको लिफाफे फिर डालोगे आप, पोस्ट ऑफिस जाओगे, तब उसको पोस्ट करोगे, तो दो एक्शन यहाँ भी हुए हैं, लेकिन दोनों एक्शन के बीच में टाइम ड्यूरेशन है, ये समझना है बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी में अब। चलिए परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो यहाँ पर देखिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने क्या बता रहा था कि आपको कि दो एक्शंस होते हैं। पहला एक्शन ये हो गया, इसके बाद दूसरा एक्शन हो गया, और दोनों एक्शंस के बीच में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन नहीं, यदि टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में रहेगा, लेकिन इन दोनों एक्शंस के बीच में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन यदि हो तो वो हमारा हो जाएगा किस में, परफेक्ट पार्टिसिपल में। यह ऊपर वाला हो जाएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखो कि परफेक्ट पार्टिसिपल में दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। पहला होता है हमारा हैविंग प्लस V3 और दूसरा होता है हमारा हैविंग बीन प्लस V3, जिसमें हैविंग प्लस V3 जो है ये हमारा एक्टिव वॉइस का होता है और ये हमारा होता है हैविंग बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस का। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिया है मैंने, क्या लिखा है जो देखोगे, हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस, हैविंग बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस। अब देखो क्वेश्चन को कि फर्स्ट क्वेश्चन, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई वेंट टू ऑफिस, यानी ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं कहाँ गया, ऑफिस गया। अब देखना है क्या कि ब्रेकफास्ट आदमी लिया और बटन दबाया, ऑफिस तो पहुँचेगा नहीं। ब्रेकफास्ट लेने के बाद वह बाहर निकलेगा, कपड़े पहनेगा, गाड़ी निकालेगा, फिर जाएगा ऑफिस। तो थोड़ा सा ये ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं ऑफिस गया, तो ये दोनों एक्शंस में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन तो हुआ होगा, और दोनों का सब्जेक्ट हमारा आई ही है, क्योंकि ब्रेकफास्ट आई खाया है और ऑफिस भी आई ही गया है, यानी ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। सेकंड में आते हैं, हैविंग read book he come outside, बुक पढ़ने के बाद वह बाहर आया। तो देखो बच्चों, बुक कौन पढ़ा, आई, बाहर कौन आया, सॉरी बुक कौन पढ़ा, ही, और बाहर कौन आया, ही आया। यानी दोनों एक्शन के लिए यह सफिशिएंट है। तो फर्स्ट एक्शन में है क्या, यहाँ देखना है क्या कि फर्स्ट एक्शन में हैविंग रीड बुक ही कम आउटसाइड, मतलब कि बुक पढ़ने के बाद वह बाहर आया। तो बुक पढ़ा और बटन दबाया, बाहर तो नहीं आएगा, बुक रखेगा अपने जगह पर, उसके बाद वह बाहर आएगा। यानी दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन है, यानी यहाँ पर ही हमारा सेंटेंस सेकंड भी क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड में आते हैं, हैविंग फेल्ड इन एग्ज़ाम द टीचर स्कोल्डेड रोहन।
यानी एग्ज़ाम में फेल होने के बाद टीचर ने रोहन को डांटा। अब देखो बच्चों कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, द टीचर। क्या द टीचर एग्ज़ाम में फेल हुआ और टीचर ही रोहन को डांटा? ऐसा तो नहीं है। एग्ज़ाम में फेल हुआ होगा कौन, रोहन, तब टीचर ने डांटा। यानी दोनों का एक्शन का, यहाँ भी दो एक्शन हैं, दोनों एक्शन में ये सब्जेक्ट सफिशिएंट नहीं है, तो सब्जेक्ट हमको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर करने के लिए क्या, यानी ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। तो क्लियर करने के लिए देखिए नीचे मैंने सुधार के लिखा है, रोहन हैविंग फेल्ड इन द एग्ज़ाम द टीचर स्कॉल्डेड हिम। रोहन के एग्ज़ाम में फेल होने के बाद शिक्षक ने उसे डांटा है ना। तो ये भी हमारा, तो इस प्रकार से हमारा पार्टिसिपल भी बच्चों ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमारा पार्टिसिपल भी ख़त्म हो गया। और अब इसका क्वेश्चन जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करके इसका क्वेश्चंस बना सकते हैं बच्चों। और इसी के साथ मैं अपने क्लास को आज सेशन को आज समाप्त करता हूँ। थैंक यू।